हायर दिस इज ऑल अबाउट मी, यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं। और मैं ऑलरेडी सोशल वर्क को पढ़ाता हूँ, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज द मोबाइल नंबर, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बारकोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर बिगिन दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस। जो लोग, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स है। ओके, WC आपका इस एक्ट के अंतर्गत आया था 1947 में। उसके बाद UC, यूनिट काउंसिल, सॉरी जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल JMC 1950 में। इसके बाद है आपका SC सब काउंसिल, ये कब आया था? 1975। JC, दैट इज 1 सेकेंड, 1975। ओके, एंड UC 1977। ओके, ये कौन लिस्ट भेजा हुआ है? 1 सेकेंड। ओके, सही है। ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब काउंसिल? एनीबॉडी? इनको आप सही क्रम में लगा लीजिए, है ना। WC यहाँ लिख देते हैं 1947। ओके, तो कौन सा आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? WC पहले आएगा 1947, उसके बाद JMC, नेक्स्ट SC, JC, UC एंड JC। तो आपका थर्ड वाला आंसर होगा। ओके, देखो सब काउंसिल का मतलब होता है कि किसी सर ऐसे रिपीट तो नहीं होगा ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन जो कि काफी डिफिकल्ट होते हैं, टफ होते हैं, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक किसी को इसका आंसर सभी को मतलब आया होगा, एक दो शायद एक दो स्टूडेंट को आया होगा, क्योंकि ये जो ईयर है इतना डिटेल में किसी को याद नहीं होता है। ओके, तो घबराइए नहीं, एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ऐसे। ओके, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फिर भी बाकी जो क्वेश्चन है हम यहाँ पर बता रहे हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो फिर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट PYQ सॉल्व करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो वो उनके गलत नहीं होंगे आंसर। तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है PYQ में, एटलीस्ट वो गलत ना हो। कोई नया क्वेश्चन अगर आ जाता है तो वो अलग बात है। ओके, इसमें कोई रह तो नहीं गया ना? SC, JMC, WC, JC। ओके, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कोर वैल्यू गाइडिंग ऑल द एक्टिविटी अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। इंक्लूजन ऑफ द पुरेस्ट एंड मीनिंगफुल रोल टू द पुरेस्ट इन ऑल द प्रोसेस, सभी प्रक्रिया में, जो मिशन है उसकी प्रक्रिया में जो गरीब लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होना, उनका रोल होना, और सभी गरीब लोगों को उसमें इंक्लूड करना। ये तो सही लिख रहा है। और नेक्स्ट इसमें भी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए प्रोसेस के अंदर, ये भी सही है। एंड ऑनरशिप एंड की रोल ऑफ पुअर इन ऑल स्टेज, सभी के सभी स्टेजेस में इस मिशन के अंदर जो गरीब लोग हैं उनका रोल होना चाहिए, इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है उसमें होना चाहिए, तो ये भी करेक्ट है। कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस, सो विच ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये इसका मेन मिशन होता है, इसका जो है ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं कि कम्युनिटी को सेल्फ रिलायंस बनाना, सेल्फ डिपेंडेंस बनाना, आत्मनिर्भर जिसको हम बोलते हैं ना। तो D आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इसका क्या फोकस था या बोल सकते हैं क्या एम था NRLM का, कि जो रूरल पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको खत्म करना, एलिवेट करना, और सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रोवाइड कराना लोगों को, गरीब लोगों को। ओके,
Question number 44. Later childhood is called the gang age because children are away from achievement orientation. Children learn to control the overt expression of the emotions. Children are interested in activity with their peers and confer the pattern of behavior. Children at this age become boozy and domineering. बताइए कौन सा आंसर होगा 44 का? चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड इन एक्टिविटी विद द पीयर्स. हाँ मतलब अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है उसके साथ जो है वेरियस एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं और उसी प्रकार के बिहेवियर को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं. पर तीसरा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. अरेंज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल ऑफ राइटिंग इन अ सिंगल वॉल्यूम बिजनेस. आपको सही क्रम में लगाना है. ऑथर का नाम, ओके, पेजिनेशन मतलब पेज नंबर, प्लेस एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन और टाइटल ऑफ द वर्क. जो भी है बुक है तो उसका टाइटल. जैसे मान लीजिए XYZ कोई नाम है. ओके. उसके बाद आपका क्या आएगा? पेज नंबर आएगा, ईयर आता है, कौन सा होगा बताइए. पेजिनेशन का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? ओके. हाँ हाँ, पेज नंबर. जो आपने जो हम लोग स्टाइल पढ़े थे ना, पी स्टाइल, एमएल स्टाइल, उसमें लास्ट में रहता है आपका पेज नंबर. वो उसमें मेंशन रहता है कि जहाँ से आपने उसको लिया है ना, उस चीज़ को मेंशन करना पड़ता है. हाँ. तो जैसे पेज नंबर 5 to 8 या वट एवर जो भी हो सकता है वो आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा. सो सर एपीए फॉर्मेट, हाँ बिल्कुल. ओके. क्या आंसर होगा इसका? आंसर तो, आंसर किसी ने नहीं दिया क्या? 1 सेकंड. पुटिंग कभी ऑथर का नाम, टाइटल का बुक या वर्क का जो भी वर्क है उसका टाइटल, प्लेस एंड पब्लिकेशन, उसकी डेट एंड पेजिनेशन, पेज नंबर. तो आपका सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा. इसको क्या हो जाता है बार बार? देखिए पेज नंबर वैसे भी शुरुआत में तो आता नहीं है, तो ये तो आपको होगा ही नहीं वैसे भी, है ना. जैसे इसमें भी पेज नंबर सबसे आगे लिखा है तो ये और दोनों ऑप्शन नहीं होंगे. ऑथर का नाम पहले आता है तो टाइटल ऑफ द वर्क नहीं आएगा, तो सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना. कोई अलग टर्म अलग नहीं है एक्चुअली. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना वो घुमा फिरा के लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज करने के लिए. तो जहाँ पर आपको इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी देख लिया करो. जो लोग, जिन लोगों को हिंदी आती है तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा आपको. हिंदी में कहीं ना कहीं सही लिखा होता है, सही तरीके से लिखा होता है ना. क्वेश्चन नंबर 46. कारा इज अ फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ. आपको बताना है कारा किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है. सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. कारा का फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये बताइए, और इसको कब सेटअप किया गया था? वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर बिल्कुल करेक्ट है. थर्ड नंबर. इसको सेटअप किया गया था कब, किस ईयर में, और फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल अडॉप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी. इसको 2015 में जो है सेटअप किया गया. और इसका काम क्या होता है? बच्चों, चाइल्ड अडॉप्शन, रेस्टोरेंट एक्ट अथॉरिटी. ओके. इंडिया के अंदर बच्चों का अडॉप्टेशन करना, उसके लेकर के जो एक उसके लिए एक नोडल बॉडी है. ओके. उसको मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए
ओके, जैसे कि कंट्री के अंदर जो अगर अडोप्शन हो रहा है या दूसरी कंट्री के जो लोग माँ बाप हैं वो बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इंटर कंट्री अडोप्शन को रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, ये सभी काम होते हैं, है ना। इसके अंदर कारा का जो एक काइंड ऑफ नोडल बॉडी है जो कि फंक्शनिंग करती है। थर्ड आंसर होगा। ओके ओके, क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 46 47, इंडिया हैज अ सिविल लॉ या फिर कॉमन लॉ या क्रिमिनल लॉ दैट इज अ लीगल सिस्टम whose infrastructure bear the influence of the British colonial rule। मतलब अभी भी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें उस लीगल सिस्टम को क्या बोलते हैं जहां पर ब्रिटिश के टाइम के जो लॉ है या रूल्स रेगुलेशन है उसको हम उनका इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉमन लॉ, एनीबॉडी? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 47, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो नहीं होगा। जुडिशियल सिस्टम, देखिए कॉमन लॉ का मतलब सिंपल यही है कि ये आपका जुडिशियल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ केस ऐसे होते हैं जिनके बारे में लीगल प्रोसीजर नहीं है, ओके, या ऐसे लॉ जो कि अनरिटन है, तो वो ऐसे केसेस में पुराने केस देखे जाते हैं, उसी प्रकार की सिचुएशन वाले, ओके, उस सिमिलर सिचुएशन वाले देखे जाते हैं और उन्हीं के आधार पर जजमेंट दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉ या केस लॉ बोला जाता है उसको, अनरिटन होता है, ठीक है। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द ओपिनियन या इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रीवियस, लाइक कोई केस होगा उसके आधार पर जो रिटन नहीं होते हैं, ओके, दैट इज लॉ बेस्ड ऑन द लीगल प्रोसीडिंग्स, ओके, कोर्ट के माध्यम से। जैसे कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको आप कोरिलेट करके या पुराने जो केसेस होते हैं उनकी सिचुएशन को देख करके सिमिलर केस होते हैं उसके आधार पर जजमेंट दिया जाता है, ओके। कोई ऑफिशियल लीगल कोड नहीं होता है वो, उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉ। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पर एसडीजी गोल्स दिए गए हैं और उसका फोकस है, सो यू हैव टू चेक। क्वेश्चन नंबर 48 का सी, कुछ लोगों का सी आ रहा है, और प्रिजन एक्ट वो सब तो अभी भी यूज हो रहे हैं, तो क्रिमिनल लॉ क्यों नहीं होगा? कहाँ पर लिखा है? सिविल लॉ, नहीं नहीं। तो ये जो कॉमन लॉ है ये भी तो आपका लीगल प्रोसीजर उसी पे आधारित है ना, जो कि कोर्ट्स के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। देखो पुराने जो लॉ है ना, पुराने जो लॉ है बनाए गए पहले के जो लॉ है उनको हम यूज कर रहे हैं क्योंकि उनका रेलेवेंस था इसलिए उनको कंटिन्यू किए, ओके। कुछ ऐसे लॉ थे जिनको हम कंटिन्यू नहीं किए, बाद में यह बदला हुआ, चेंज हुआ, ओके। तो अभी जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कॉमन लॉ की, तो ये ऐसा उन्हीं के द्वारा शुरुआत में किया जाता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा ऐसा किया जाता था कि जिनके बारे में कोई लॉ नहीं बना हुआ है, तो कुछ पुरानी सिचुएशन को देख करके, पुराने केस को देख करके उस पर जजमेंट देते थे। तो वो चीज़ आज भी है, मतलब आज ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया गया है इस प्रकार का, तो उसको हम कॉमन लॉ बोलते हैं। वो प्रेजेंट टाइम में भी लागू होता है। इसके रिगार्डिंग लॉ बन सकता है लेकिन नहीं बनाया गया। क्या कोई लॉ बनाए जा सकते हैं इस प्रकार के? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा गोल नंबर सेकंड, जीरो हंगर, राइट। तो आपका इससे पेयर हो जाएगा। देखिए याद करने का एक ही तरीका है, टू है और जेड की तरह एक ही जैसा होता है, ओके, ये आपका जेड है। सो पहला पेयर होगा थर्ड के साथ, तो थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ठीक है, बाकी आप पेयर कर लेना, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना, तो ऐसे याद हो जाएगा, है ना। ट्रिक आप लोग ऐसे बनाया करिए ना, कुछ चीजें सिमिलर होती है उसको देख करके। क्वेश्चन नंबर 49, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, डिस्पर्जन, कोरिलेशन।
एक क्वेश्चन तो श्योर है, एसडीजीज, हाँ श्योर है, मतलब 95% श्योर ही समझिए, 99% समझिए, हर एक एग्जाम में आता है। इसको आपको पेयर करना है। स्टैंडर्ड टेंडेंसी किससे हम लोग मेजर करते हैं? मीन डिस्पर्जन, कोरिलेशन और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। मीन, मीडियन, मोड, सेंटर टेंडेंसी, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं यूनिट 5 में। ये आपका पेयर होगा थर्ड के साथ, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, अब दो ही ऑप्शन बचे हैं। सेकंड वाला मीन डिस्पर्जन मतलब मीन डेविएशन, वो बेसिकली डेविएशन चेक करते हैं, उसमें वेरिएशन चेक करते हैं। ओके, मिडिल वैल्यू से, तो आपका वो मीन डिस्पर्जन आ जाता है, डेविएशन आ जाता है, बात एक ही है। सो बी आपका पेयर हो जाएगा फर्स्ट के साथ। एंड कोरिलेशन पार्सन कोफिशिएंट के माध्यम से निकालते हैं। एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस टी टेस्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर किसी को डाउट कोई? ओके, क्वेश्चन नंबर 50, द टोटल नंबर ऑफ इंडिकेटर्स लिस्टेड इन द ग्लोबल इंडेक्स इंडिकेटर फ्रेमवर्क ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं टोटल? अभी क्वेश्चन पुराना है, आप प्रेजेंट टाइम के अनुसार बता सकते हैं। नहीं, जैसे द जो ऑप्शन यहाँ दिया गया है वो तो ठीक है, 244, वो तो 2019 का है ना, अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं टोटल? ये क्वेश्चन अगर अभी आएगा 2022 में, तो अगर ऑप्शन इसमें 244 होगा, 230 होगा, तो कौन सा मार्क करेंगे? टू सेवेंटी सेवन 277। टोटल नंबर ऑफ इंडिकेटर्स लिस्टेड इन ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क ऑफ एसडीजी इंडिकेटर 248। 248। ओके, जिसमें से 231 आपके यूनिक इंडिकेटर है। ओके, 232 नहीं, 231। अभी और भी चेंज हो गया क्या? ये डेटा मैंने अभी देखा था कुछ देर पहले। ओके, तो जो यूनिक इंडिकेटर आपके कहलाएंगे 248। ओके, ये सॉरी 231, दीज आर द यूनिक इंडिकेटर। एंड टोटल है आपके 248। ओके, यहाँ तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो पुराना क्वेश्चन है, तो आंसर ऑप्शन नहीं दिखेगा यहाँ पे। ओके, दीज आर द टोटल इंडिकेटर एंड दीज आर द यूनिक। आंसर क्या? आंसर तो यहाँ पर नहीं है ना, तो आंसर आप लोग यहाँ मॉडिफाई कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल 230, 245, 268, आपका यहाँ होगा 248। ओके, यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ लिखा मतलब 248 होगा। अगर यहाँ पर लिखा होता है जो यूनिक इंडिकेटर, देन 231 होता है आपका। ओके, दोबारा यहाँ लिख देते हैं एक बार, है ना। टोटल नंबर ऑफ इंडिकेटर दैट इज 248 एंड यूनिक इंडिकेटर दैट इज 231। व्हाट डिफरेंस बट टोटल एंड, बेसिकली इसमें कुछ इंडिकेटर जो है जो कि रिपीटेड है। ओके, दो तीन बार रिपीटेड है, इसी वजह से वो आपके ज़्यादा हो रहे हैं, 248 हो रहा है टोटल। ओके, ये आपकी यूनिक है, सिंगल सिंगल है 231। कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो मल्टीपल है, रिपीटेड हो गए हैं, तो वो ऐड होकर के 248 हो रहे हैं। उतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन एक और जोड़ लीजिए, 248।
5th नंबर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहाँ तक क्लियर है? शायद थोड़ा लाउडर होगा आपका वॉइस। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी क्लियर आ रहा है? एक्चुअली ये जो माइक है ना, इसको बदलना होगा, पुराना हो गया बहुत। ओके, ठीक है, वॉल्यूम कम था। ओके ओके। वैसे भी वो जो वीडियो रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उस रिकॉर्डेड वीडियो में क्लियर आवाज आता है क्या? क्योंकि मैंने वीडियो देखा है, उसको सुन करके कहीं पर ना फ्लक्चुएशन होता है आवाज में। तो आई थिंक ये माइक में कुछ गड़बड़ है, उसको बदलना पड़ेगा। अभी शायद आपको क्लियर आ रहा होगा, लेकिन मैंने वीडियो देखा है उसको सुन करके, उसमें फ्लक्चुएशन होता है, बीच में आवाज चला जाता है। जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं उनको शायद पता होगा। क्वेश्चन नंबर 51, मैच द क्वालिटी कंसेप्ट विद देयर मीनिंग। यहाँ पर कुछ क्वालिटी कंसेप्ट दिए गए हैं, इनका मतलब दिया गया है। हाँ, ब्रेक होता है वॉइस ना। वही मैंने भी वीडियो को देखा एक बार चेक करके, वहाँ पर वॉइस ब्रेक होता है बीच बीच में। सिक्स सिग्मा ये भी आपका क्वालिटी कंसेप्ट है, कैजिन, परीतो एंड कनबन। कौन सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का? ए, डी, सी, कौन सा? सिक्स सिग्मा का मतलब क्या होता है कि जो भी डिफेक्ट्स हैं उनको एलिमिनेट करना मेन फोकस होता है। सो दिस इज द काइंड ऑफ टेक्निक, और यू कैन से क्वालिटी कंसेप्ट। इसका फोकस होता है कि कैसे हम बेहतर करें प्रोडक्ट को। ओके, इस पर क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज से। एंड प्रोडक्ट क्वालिटी फुल होना चाहिए, बेहतर क्वालिटी का होना चाहिए। करेक्ट है। तो फोकस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्ट्स। तो आपका पहला पेयर हो जाएगा सेकंड के साथ, दैट मीन्स आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आ जाइए दूसरा, केजन का मतलब क्या होता है? ये जापानीज टर्म में टेक्निक है, वो लोग यूज करते हैं इसको। ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर फोकस किया जाता है कि जितना पूरा प्रोसेस है किसी चीज को बनाने का, तो हर एक प्रोसेस में लगातार बदलाव, लगातार चेंज, लगातार इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ओके, चेंज फॉर द बेटर। ओके, तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आता है आपका, होल प्रोसेस इंप्रूव, होल प्रोसेस इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ओके, क्योंकि सिक्स सिग्मा का फोकस होता है क्वालिटी आउटपुट पर। ओके, और केजन का फोकस होता है एफिशिएंसी पर, कि कैसे हम जो है जो वेस्ट है उसको कम कर सकते हैं, बेहतर, राइट, कैसे हम स्टैंडर्ड वे ऑफ वर्किंग क्रिएट कर सकते हैं। ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है पूरे प्रोसेस में। ओके, तो आपका केजन होगा आपका फर्स्ट के साथ। हाँ, एक एक प्रोसेस में लगातार। तीसरा यहाँ पर परीतो डायग्राम और कैनवन। कैनवन का मतलब क्या होता है? ये भी जापानीज टेक्निक है। पर्टिकुलर एक एक प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनवन? इसमें बिलबोर्ड बना करके, एक बड़ा सा, इस प्रकार से आपने देखा होगा बहुत जगह पर। ओके, बिलबोर्ड बना करके यहाँ पर हम डिफरेंट स्टेज लिख लेते हैं कि हर स्टेज में कहाँ कहाँ तक पहुँच गई है, क्या क्या इसमें बॉटल है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको इम्प्रूव करना, उसको बेहतर करना। इस प्रकार से एफिशिएंसी को लगातार बेहतर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं कि जो भी डिफरेंट स्टेज में जो बॉटल नेक्स आते हैं, प्रॉब्लम आती है, उसको एलिमिनेट करते जाते हैं। यहाँ पर लिखते जाते हैं क्या क्या बैकलॉग्स है, कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना रिव्यू करना है, राइट, कितना काम हो चुका है, कितना पेंडिंग है, इस प्रकार से। ओके, ताकि एफिशिएंसी बढ़ेगी, बेहतर वर्क होगा। और चौथा इसमें है परीतो डायग्राम। परीतो डायग्राम में क्या होता है? इसमें बार बार के साथ साथ लाइन दोनों इंक्लूड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रकार से जो भी होता है ना, ओके, बार के साथ साथ ये जो लाइन होती है वो भी इंक्लूड होती है दोनों में, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पूरे परीतो चार्ट को, जिसको हम बार ग्राफ बोलते हैं।
ओके, तो क्वालिटी कंट्रोल टूल है आपका ये, दैट मीन्स आपका कौन सा ऑप्शन बचा है? कहाँ गया? सेकंड फर्स्ट हो गया। हाँ, एक ही ऑप्शन है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, 1 सेकंड, कोई क्लास ज्वाइन करना चाहता है? यहाँ तक किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। Which of the following are the main goal of 5-year plans in India? Growth, modernization, self-reliance, equality and equity. मेन गोल की बात कर रहे हैं 5 ईयर्स प्लान की, सभी मतलब जो 5 ईयर्स प्लान बनाए गए उसका जो मेन गोल क्या था? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्वालिटी, इक्वालिटी को बढ़ाना, इक्विटी, ए सी, नहीं नहीं, इसमें ये तो नहीं होगा ना। ये हम सिंपल बात कर रहे हैं गोल की, 5 ईयर्स प्लान की। ओके, किसी एक 5 ईयर्स प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो डिपेंड करता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओके, सारे ऑप्शन होंगे ऑफ कोर्स। इक्वालिटी को फोकस करने के लिए तो प्लान बनाए गए ना बहुत सारे जितने, ताकि जो गरीब हैं वो उससे निकले, बाहर निकले, राइट। इसी वजह से डिफरेंट सर्विस प्लान बनाया गया, उसका अलग अलग ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ओवरऑल की हम बात करेंगे तो उसका मेन था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन। ओके, सेल्फ रिलायंस बनाना लोगों को, इक्वालिटी पे फोकस करना, इक्विटी पे फोकस करना। इक्विटी इक्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है? सर ये 5 ईयर्स प्लान बोले मुझे टफ लगते हैं, सही नहीं हो रहा है ये। नहीं, इसमें क्या, ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सर गवर्नमेंट के द्वारा प्लान बनाया जाता है तो उसका क्या फोकस होता है, कहाँ से पढ़ना है? नोट्स में मैंने दिया हुआ है ना सभी प्लान्स, उसी को पढ़ लीजिए एक बार। ईयर वाइज गलत हो रहा है। देखिए इसकी जो 5 ईयर्स प्लान है, 5 ईयर्स प्लान की जगह आपका नीति आयोग आ गया है ना। तो क्वेश्चन जनरली इससे बनेंगे, 90% चांस है इससे बनेंगे, बाकी 10% पे यहाँ से ही बन सकते हैं। तो नीति आयोग गलत के वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके कोई भी। ओके, तो फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाए। इक्विटी का मतलब होता है लोगों की जरूरत के अनुसार, किसको कितनी जरूरत है उसके आधार पर उसको देना। ओके, इक्वालिटी मतलब सबको समान देना, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा पर्सन है, तो बड़े की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसको ज़्यादा देना, छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, उसको कम देना, मतलब जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार उसको हम बोलते हैं इक्विटी। और इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर, सबको एक जैसा। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो, यहाँ पर दिए गए हैं आपको, रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स दिए गए हैं, सही क्रम में सिक्वेंस ऑर्डर में आपको लगाना है। अब ये मीटिंग अभी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, मैं दोबारा से लिंक शेयर करूंगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस करेंगे आज। पहला ऑप्शन यहाँ पर ये दिख रहे हैं, सभी चारों में कॉमन है, तो ये तो होगा ही, बाकी नेक्स्ट देख लीजिए। जनरेटिंग न्यू थ्योरी, सिंथेसाइजिंग आइडिया, एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स तो ये होगा नहीं। ओके, फाइंडिंग्स तो बाद में आती है ना। और जनरेटिंग न्यू आइडिया। ओके, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ दिख रहा है सबका आंसर। ओके,